जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज की क्लास हमारी असल में प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हम पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ये प्रैक्टिस आपके जो ड्यूरिंग सेशन आपने पास्ट पेपर की प्रैक्टिस की है उससे डिफरेंट है। फ़र्क एक ही है। क्या फ़र्क है? और ये फ़र्क अहम है। फ़र्क क्या है? जो ड्यूरिंग सेशन हमने पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस की है उसमें हमने एक ही वक्त में एक ही चैप्टर की प्रैक्टिस की है। जो आज का हमारा ये लेक्चर होगा इसमें हम एक ही सिटिंग के अंदर पूरे के पूरे पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। यानी यूँ समझ लीजिए कि आपकी सारी बुक में जो भी टॉपिक एग्जाम में टेस्ट हुआ है और लगभग समझ लीजिए हर चैप्टर ही टेस्ट हुआ है, क्योंकि आई कैप सिलेक्टिव स्टडी को डिस्करेज करता है। कोई एक दो चैप्टर्स होंगे जो ना टेस्ट हुए हों, कंसेप्ट जिनके ना टेस्ट हुए हों, वरना तकरीबन हर चैप्टर ही टेस्ट हुआ है। तो आज की ये क्लास आपके लिए इस लिहाज से यूनिक है कि इससे पहले आपने कभी भी एक सीटिंग में पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया। आज की क्लास में आप ये करने जा रहे हैं, पहली चीज़ ये। और ये प्रैक्टिस फिर आपने खुद भी करनी है। यानी जब आप रिवीजन स्टेज पे होंगे, अगस्त का महीना स्टार्ट होने वाला, पूरा महीना आपके पास है। आप जब इसकी एक दफ़ा रिवीजन कर लेंगे कंपनी ला की, तो उसके बाद खुद से आपने कोई 5-6 दफ़ा कोशिश करनी है कम अज़ कम। ये जो प्रैक्टिस है इसको आप होम में भी घर में भी आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। क्या करेंगे? पेपर डाउनलोड करके कंप्लीट आई कैप का उसको आपने अटेम्प्ट करना है 3.25 घंटे में, और फिर उसको सोल्यूशन एग्जामिनर के मार्किंग स्कीम के साथ कंपेयर करना है। ये तकरीबन 4-4.5 घंटे में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 3.25 घंटे का हमारा पेपर, उसके बाद तकरीबन लगभग 1 घंटा जो है वो आपको सोल्यूशन के साथ कंपेयर करने में, एग्जामिनर कमेंट्स मार्किंग स्कीम पढ़ने में लगेगा। ये एक्सरसाइज, ये एग्जाम सिमुलेशन है, ये आपने लाजमी करनी है। इसके बगैर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूँ। किसके बगैर प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगी? आप प्रैक्टिस नहीं, एक ही सीटिंग के अंदर पूरा पेपर आपने अटेम्प्ट करना है और 4-5 दफा कम से कम खुद से जरूर अटेम्प्ट करना है, और रिटन फॉर्म में करना है, रिटन फॉर्म में, ताकि आपको पता चले एग्जाम में जब आप इस चीज से बार बार गुजरेंगे, जिस सिस्टम से आपने एग्जाम में गुजरना है, एग्जाम हॉल में, उस सिस्टम से आप घर में जब 4-5 दफा गुजर लेंगे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरीके से स्टार्ट लेना है और पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। क्लियर जी? ये चीज पहली चीज। ये दूसरी चीज क्या करनी है? पेपर आपके सामने आया, अब हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी अप्रोच है, ठीक है? आप जिस अप्रोच के साथ कंफर्टेबल हैं उस अप्रोच के मुताबिक, उस तरतीब के मुताबिक पेपर को अटेम्प्ट करें। जो मेरी तरफ से एक सजेस्टेड अप्रोच है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, वो ये है कि जब पेपर आपके सामने आए, आपके पास होगा 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम। उस रीडिंग टाइम के अंदर आपने क्या करना है, ये सुन लें, सजेस्टेड अप्रोच। आपने उस रीडिंग टाइम के अंदर एमसीक्यूज को पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है? एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने से दो फायदे होंगे। एक तो आपको पता है एमसीक्यू में मार्क्स लेना आसान है, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है अल्फ़ाबेट ए बी सी या डी। तो आपको दूसरा फायदा इसका ये होता है आपके कंसेप्ट वार्म अप हो जाए। यानी हर एमसीक्यू जो है ना वो किसी एक जाहिर चैप्टर, जैसे चैप्टर 1 में से सेलेक्ट किया, 2 में से सेलेक्ट किया, वो एमसीक्यूज में से लगभग आपके कोई समझ लें कि 3/4 चैप्टर जो है ना, वो 12 चैप्टर्स हैं हमारे, 15 एमसीक्यूज हैं। वो एक दो चैप्टर्स को शायद टेस्ट ना करें, वो आपके 7-8-9 चैप्टर्स, कम से कम 8-9 चैप्टर्स जरूर टेस्ट कर लेगा। तो आपके वो जो 8-9 चैप्टर्स के कंसेप्ट है ना वो रिफ्रेश हो जाते हैं, वार्म अप हो जाते हैं जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन करने से पहले छोटे छोटे एमसीक्यूज करने से आपके कंसेप्ट वार्म अप हो जाते हैं। दूसरा फायदा ये होता है, पहला फायदा क्या हुआ, छोटे छोटे एमसीक्यूज है, मार्क्स लेना आसान है। अगर आपको स्टार्ट में पता चल गया ना, हाँ ये 10-11-12 नंबर, 10 से लेके 12 नंबर तक मेरे तो इस एमसीक्यूज में से आ गए हैं, तो एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है बाकी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है? फिर इसके बाद क्या करना है, ये अगर इसमें से फर्ज कीजिए कि आपके 10-12 मिनट में आपने एमसीक्यू सारे पूरे कर लिए, उसके बाद 3-4-5 मिनट मजीद हैं, फिर उसके बाद आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको पढ़ना है, जो रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस होंगे इनको पढ़ना है, और पेपर में भी फिर इनको पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है? यानी हमारी पेपर में अटेम्प्ट करने की तरतीब क्या होगी? सिंपल रूल, इजी टू डिफिकल्ट जाना है। उस रूल को सामने रखते हुए हम सजेस्ट करते हैं पहले एमसीक्यूज, फिर शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चंस, फिर उसके बाद केस स्टडीज। इवन केस स्टडीज में भी आपने क्या करना है, पहले छोटी केस स्टडीज, फिर उसके बाद बड़ी वाली लेंथी केस स्टडीज, ठीक है? लेकिन ऐसा हरगिज ना हो इसमें कि जो आखिरी सबसे बड़ी केस स्टडी है उसके लिए आपके पास सिर्फ 12 मिनट बाकी हो, उसके लिए सिर्फ 15 मिनट बाकी, ऐसा नहीं होना। टाइम मैनेजमेंट साथ साथ करते जानी है,
ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट आपको याद है, हमने जब प्रैक्टिस की थी तो उसमें भी हम कोशिश करते थे हर क्वेश्चन के साथ टाइम मेंशन करें, टाइम बाउंड करें अपने आप को। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 MCQs है, ठीक है। डिस्कशन करते हैं हम इनकी, अलग अलग चैप्टर्स के तो हमने कुछ डिस्कस किए हुए हैं, ये इकट्ठे ही अब सारे चैप्टर्स के हम डिस्कस करने लगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन अवेलेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ईच MCQ कैरीज 1 मार्क। कभी वो हर MCQ के बारे में कहेगा 1 मार्क है, बाज़ बात ऐसा होता है कुछ MCQs के मार्क्स 1 से ज्यादा भी होते हैं, 1.5 या इवन 2 भी होते हैं, वो डिपेंड करता है डिफिकल्टी लेवल और लेंथ के ऊपर। इस अटेम्प्ट में ICAP ने सारे MCQs को सिर्फ एक ही नंबर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला क्वेश्चन, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन ऑस्ट्रिच लिमिटेड एंटर इनटू ए नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद अहमद विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल फ्रॉम ए जनरल मीटिंग। नॉन कैश ट्रांजैक्शन से हमारे जहन में क्या आया? नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर के साथ तो जब भी ट्रांजैक्शन होती है अप्रूवल की जरूरत होती है। ये क्या बात कर रहा है कि डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन अप्रूवल की जरूरत ही नहीं? हमने तो पढ़ा जब भी डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन होगी, बल्कि ना सिर्फ ये कि कंपनी के डायरेक्टर के साथ, बल्कि उसकी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएटेड कंपनी के डायरेक्टर के साथ भी ऐसा ही है ना? एसोसिएटेड था कि नहीं था कि सिर्फ उस कंपनी के डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन करे तो कंडीशन है कि एसोसिएटेड कंपनी के डायरेक्टर के साथ भी अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन करे फिर भी कंडीशन अप्लाई होगी। होल्डिंग सब्सिडी के साथ उस पर भी अप्लाई होती है कंडीशन। हाँ जी, तो यहां पे क्या कह रहा है बताइए? हाँ, और चाहे डायरेक्टर के साथ और पर्सन कनेक्टेड भी, ये चीज। पहला, if Ahmed is a director in all and all is acquiring assets from a person connected to him, तो इस केस में जनरल मीटिंग की अप्रूवल रिक्वायर्ड है ना? अगर वो OL का डायरेक्टर है और OL ही उससे कनेक्टेड पर्सन से एसेट एक्वायर कर रही है तो उसमें जनरल मीटिंग की अप्रूवल, ये तो सबसे क्रिटिकल है। पहला केस ही है, if Ahmed is director in OL subsidiary and OL is acquiring assets from a person connected to him, इसमें भी रिक्वायर्ड है। Third, see, if Ahmed is a director in one of OL's holding company's competitor, अच्छा मैं समझा होल्डिंग कंपनी का आने लगा है, दाव खेल गया है वो ये चाह रहा था कि हम पढ़ेंगे होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है, हल्का सा उसने एक लफ्ज ऐड कर दिया जिसकी वजह से हमें बच गए। हमें पता चल गया भाई होल्डिंग कंपनी के कंपेटिटर की तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब अहमद डायरेक्टर OL की होल्डिंग कंपनी में नहीं है, होल्ड की उसकी कंपेटिटर कंपनी में है, तो उसका मतलब OL के साथ इसका ताल्लुक ही कोई नहीं। OL इसके कनेक्टेड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन कर सकती है, कोई जनरल मीटिंग की अप्रूवल नहीं है। क्लियर? सारी की सारी कहानी, सारा कंसेप्ट कहाँ छुपा हुआ है? कंपेटिटर। कंपेटिटर उस प्रोविजन में शामिल नहीं है। डन जी। नेक्स्ट सेकंड, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? सी। If Ahmed is director in OL से associated company and OL is acquiring assets from person, इस पे भी रिक्वायरमेंट अप्लाई होते हैं। ठीक है, होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएटेड पे नहीं अप्लाई होती तो कंपेटिटर पे नहीं होते। सी ऑप्शन थी उसमें करेक्ट। अब सेकंड में, Jibrail who founded Quail SMC Private Limited in 2010 unfortunately passed away in a road accident on 2nd March 2024. He is survived by his wife, 3 sons and 2 daughters. Under the provisions of company that transfer of QSL share to Jibrail's legal heirs will be executed by the person nominated by. अच्छा, वो पर्सन तो है ट्रस्टी, नॉमिनेट कौन करेगा उसको? और जिब्राइल खुद करेगा। अच्छा, उसका नाम तो है ही नहीं अब, मतलब मरने से पहले अगर कर जाता, वसीयत भी तो कर जाते हैं ना, तो वसीयत मरने से पहले की जाती है, बाद में थोड़ी की जाती है। तो ये असल में जिब्राइल ही नॉमिनेट करता है, लेकिन उसे उसका नाम नहीं बताया। तो क्या सब्सक्राइबर, क्योंकि वो सब्सक्राइबर वो खुद ही होगा। कैसे पता चला खुद ही होगा? SMC है, एक ही मेंबर होता है, वो सब्सक्राइबर एक ही। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? ए ऑप्शन। थर्ड, Bluebird Limited acquired the assets of Peacock Limited Private Limited (PPL) on 5th February 24. PPL had a registered charge on its asset due to a loan acquired in November 2023. PPL ने एक चार्ज रजिस्टर करवाया है। PL did not inform the registrar about the acquisition. अच्छा, BL ने PPL से एसेट दिया, PPL ने वो एसेट अंडर चार्ज था, BL ने रजिस्ट्रार को नहीं बताया इसके बारे में, वरना रजिस्ट्रार उन्हें कहता भाई ये एसेट आपने बेच दिया, अब दूसरा एसेट जो है वो चार्ज क्रिएट कराओ उसके ऊपर।
Which of the following statement is correct? Charge automatically becomes unenforceable against the acquired assets. क्या unenforceable हो जाएगा चार्ज? नहीं. Charge continues to be valid and enforceable against the acquired assets. हाँ जी, चार्ज अभी भी enforceable है. PPL remains liable for the charge unless BL informs the registrar about acquisition. नहीं, ये अभी भी चार्ज अभी भी वैलिड है. रजिस्ट्रार विल इम्पोज पेनल्टी ऑन PPL. तो अगर एसेट सब्जेक्ट टू चार्ज हो, सेल हो जाए और रजिस्ट्रार को कोई इंटीमेशन ना दी जाए, उसकी कोई डी रजिस्ट्रेशन वगैरह ना करवाई जाए, तो बताइए क्या वो चार्ज अभी भी इन्फोर्सेबल है? अच्छा नहीं, यानी कि ले तो उस एसेट को लिया है BL ने, PPL ने चार्ज क्रिएट करवाया था. PPL अगर अपनी लायबिलिटी पे नहीं करती तो ये चार्ज के अगेंस्ट सेटल किया जा सकता है, इसको, इस एसेट को बेचा जा सकता है. तो ये चार्ज अभी भी वैलिड है. अच्छा, इसी क्वेश्चन के दूसरे एंगल से पूछ रहा हूं. वैसे ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, बी पार्ट है करेक्ट आंसर. अगर BL कहे कि मुझे तो PPL ने ही नहीं बताया था, क्या उसका ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा? BL कहे कि मुझे तो PPL ने ही नहीं बताया था, क्यों नहीं किया जाएगा? हाँ, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का रूल. जब कोई पर्सन एसेट सब्जेक्ट टू चार्ज को एक्वायर करता है, अज्यूम किया जाता है कि वो उसको नोटिस है, नॉलेज है उसका. थर्ड क्लियर जी? करेक्ट ऑप्शन बी. नेक्स्ट 4. टेलर बर्ड प्राइवेट लिमिटेड TPL पास्ड ए रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप. अच्छा, वॉलंटरी वाइंडिंग अप की रेजोल्यूशन पास हो सकती है? स्पेशल रेजोल्यूशन होती है कि ऑर्डिनरी होती है? स्पेशल किस केस में होती है? अगर स्पेसिफाई ना किया हो पीरियड पर्पस, और अगर पीरियड पर्पस स्पेसिफाई किया हो. ओके. नहीं तो पीरियड पर्पस जब कंप्लीट हो जाए तो ऑटोमेटिकली वाइंड अप नहीं हो जाती, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है ना. However, creditor objected to this process and applied to court for a winding up by the court. creditor ने कोर्ट से कहा भैया इसको वाइंडिंग अप करा. कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट के पास पावर है, ऑलरेडी वाइंडिंग अप चल रही हो उसको कन्वर्ट करने की पावर है. वॉलंटरी वाइंडिंग अप को किस किस वाइंडिंग अप में कन्वर्ट किया जा सकता है? वॉलंटरी सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट में भी और बाय कोर्ट. क्रेडिटर ने बोला था वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, कोर्ट ने कहा मेरी मर्जी, मैं तो ऑर्डर करूंगा वॉलंटरी वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन. कोर्ट की मर्जी. लेकिन क्या कोर्ट को अब इस क्रेडिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है कि नहीं? ठीक है भाई, कोर्ट क्रेडिटर से कहेगा भाई हमने तो ओवरऑल सारे क्रेडिटर को, सारे मेंबर को सामने रखे ऑर्डर करना है ना, सिर्फ एक क्रेडिटर को सामने रखे थोड़ी करना है, सबके इंटरेस्ट को वॉच करना है. तो अगर कोर्ट ने वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की बजाय सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किया, क्या कोर्ट इस क्रेडिटर और जो मेंबर्स वगैरह है उनके इंटरेस्ट को वॉच करेगी या नहीं? बिल्कुल करेगी. दिस एम्पावर्स द कोर्ट. ये कुछ थोड़ा सा अजीबोगरीब सा, इसमें मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है कि इसकी वर्डिंग ठीक नहीं है कुछ इस MCQs में. इस खास तौर पे वो ऑप्शन की जो करेक्ट है. कोर्ट का इंटरवीन इन TPL's मैनेजमेंट एंड डायरेक्ट ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. मैनेजमेंट कहाँ रही? मैनेजमेंट तो रही नहीं, लिक्विडेटर हो गया. मैनेजमेंट तो घर बैठ गए, डायरेक्टर तो घर बैठ गए, ना मैनेजमेंट है ना बाकी डायरेक्टर्स है. अपॉइंट ए न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू ओवरसी TPL's वाइंडिंग अप. कंपनी चलानी थोड़ी है, कंपनी बंद करनी है भैया. नो डायरेक्टर अपॉइंट ना करे, बल्कि क्या अपॉइंट करे? लिक्विड. और अगर लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं करना तो जैसे अभी अगर ऑर्डर नहीं हुआ अभी इन्वेस्टिगेशन, प्रोविजनल मैनेजर को अपॉइंट करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो नहीं. तो ये दोनों तो क्लियरली रूल आउट हो गई. डी देखते हैं. चेंज TPL's मेमोरेंडम एसोसिएशन टू रिफ्लेक्ट द सुपरविजन. नहीं, मेमोरेंडम एसोसिएशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, कंपनी वाइंड अप हो रही है, मेमोरेंडम तो तब चेंज होगा जब उसने कंटिन्यू करना हो. तो इसका मतलब अब तीनों ऑप्शंस आउट हो गई, बाकी ऑप्शन बचती है डी. एक तो ये बैलेंसिंग फिगर है, लेकिन जाहिर है ये अच्छा आर्गुमेंट नहीं है. ग्रांट लिबर्टी फॉर क्रेडिटर्स, कंट्रीब्यूटरीज और अदर्स टू अप्लाई टू कोर्ट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज द कोर्ट थिंक्स फिट. ये है ना, टू अप्लाई टू कोर्ट, ये अल्फाज नहीं होने चाहिए थे. टू अप्लाई टू कोर्ट का मतलब या यूं कहना चाहिए था कि हु अप्लाइड टू कोर्ट. ठीक है, कि जिन लोग जो कोर्ट के पास शिकायत लेके हैं, कोर्ट ने उनको कंसीडर करना है, उनको लिबर्टी देनी है. लिबर्टी मतलब उनको एंटरटेन करना है, कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए इसे, क्या नहीं करना चाहिए? करना तो चाहिए एंटरटेन. तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई इसमें?
4 में सी, हालांकि इसमें थोड़ा सा वर्डिंग का मेरे ख्याल में प्रॉब्लम है। डन जी। एग्जाम में क्या करेंगे, हल्का हल्का टिक लगा दें, क्या करेंगे, हल्का हल्का, जो सिर्फ आपको पता चले टिक लगे हैं। इन्विजिलेटर वैसे रोकता तो नहीं आपको, कभी ऐसे हुआ तो नहीं? इक्का दुक्का स्टूडेंट ने मुझे कहा था, मैं कहा शायद ऐसा। अच्छा, कितने को आप वर्डिंग उसके ऊपर लिख लेते हैं? तो सारी करें, चिड़िया भी बना लेते हैं, हैं सारे पे यही करते रहते हैं आप? टिक शिक करते रहे। अच्छा, एक दो लफ्ज लिखे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है? हाँ, कुछ भी नहीं, शाबाश चले बट ठीक है। अच्छा, देखते भी नहीं वो मेरा ख्याल है शायद इन्विजिलेटर टू इन्विजिलेटर वेरी करता होगा। एक दो स्टूडेंट थे मुझे, वैसे अक्सर स्टूडेंट यही कहते हैं सर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब बातें शातें ना करें एक दूसरे के साथ, चुप करके अपना काम करते हैं। और अब सीफेप में उसने एक अच्छा काम शुरू किया, शायद कैफे भी शुरू कर दें। पेपर के ऊपर CRN की उसने जगह बना दी है, उसमें आप CRN लिखे, फिर जो मर्जी, आपको पता चल गया आपका पेपर है, जो मर्जी करे इसके ऊपर, होना भी ऐसी चाहिए, अच्छी बात है, गुड। ऐसे ही ना, पेपर के ऊपर CRN लिख दे आपका, क्या आप जो मर्जी। रीडिंग टाइम का मकसद यही होता है, आपका जो कंसेप्ट आया वो आपने उतारना है पेपर के ऊपर, कहीं तो उतारना है ना, वरना तो भूल जाएगा थोड़ी देर बाद। Salman Zubairi, a member of Quail Guarantee Limited QGL, has requested inspection of the minutes of recent extraordinary general meeting. एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के मिनट्स मेंबर को थोड़ी दिखाए जाते हैं, वो तो बोर्ड मीटिंग के दिखाए जाते हैं मेंबर्स को। बोर्ड मीटिंग के नहीं, किसके? जनरल मीटिंग है, शाबाश। तो बिल्कुल ठीक है, इसको मेंबर है, इसका राइट है। कह रहा है QGL has refused him access claiming that he is not entitled to inspect the minutes। क्यों भाई, क्यों? है मेंबर है, मेंबर की मीटिंग इंस्पेक्टर है। Under purpose of company, which of the following action that Salman can take against refusal by QGL? क्या एक्शन ले सकता है? कोर्ट नहीं, सिर्फ मिनट्स इंस्पेक्टर। रजिस्ट्रार दो काम कर सकता है, एक ऑर्डर भी कर सकता है, पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है। ठीक है, फाइल पिटीशन विद कोर्ट नहीं, कमीशन नहीं, रजिस्ट्रार। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी नहीं, रजिस्ट्रार की ऑप्शन ठीक है। फाइल एप्लीकेशन विद रजिस्ट्रार टू इम्पोज पेनल्टी ऑन QGL हु मे डायरेक्ट इमीडिएट inspection of extraordinary general meeting. Done. C option correct. Sixth, Yusuf, Yunus and Yasir have decided to become subscribers to the Memorandum of Association of Turkey Private Limited TPL and plan to submit the registration documents of registrar. एक दो MCQs में हमारा इख्तलाफ है, ये मैं पहले बता दूं। सोल्यूशन देखेंगे तो एक या दो MCQs में आपको कोई एक में खास तौर पे फर्क तो जरूर लगेगा, मे भी दूसरे में भी हो, किसी में, बाकियों में नहीं है। कह रहा है विच ऑफ द सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं और सबमिट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रपोज्ड डायरेक्टर ऑफ TPL इज करेक्ट आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन। इसकी रजिस्ट्रेशन के बाद ओनली द पर्सन प्रपोज्ड बाय सब्सक्राइबर विद इन 30 days कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। क्या रजिस्ट्रेशन के बाद डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं? ओनली द पर्सन प्रपोज्ड बाय सब्सक्राइबर होल्डिंग मेजॉरिटी शेयर्स कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। The proposed directors named in the articles of association are deemed to have been appointed to that office. या के proposed directors named in the application for registration automatically become the director. भाई लीगल स्टेटस किसका भला? रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स का क्या आर्टिकल्स का? तो जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसके ऊपर बाइंडिंग क्या होता है? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, या के एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल्स। तो आर्टिकल में अगर नाम लिखा हुआ है वो पर्सन डायरेक्टर्स पॉइंट हो गए। सी ऑप्शन करेक्ट है। आई कैप ने अगर डी लिखा हो तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। ओके, तो आर्टिकल्स बाइंडिंग हो गए अगर आर्टिकल्स में नाम लिखा होगा तो। 7, वकार ए मेंबर ऑफ हैन प्राइवेट लिमिटेड इंटेंड्स टू रीसबमिट एन एप्लीकेशन फॉर ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द मिनट्स ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ HPL। उसने कहा भैया मेरे को क्या करो, मेरे को सर्टिफाइड कॉपी दो मिनट्स ऑफ द मीटिंग की, which was originally held on 27 फरवरी। However, due to an adjournment, the AGM was finally concluded on 6 March 24। तो बताइए वो जो टाइम पीरियड स्टार्ट होना है 7 दिन के बाद रिक्वेस्ट कर सकता है, उसके 7 दिन के अंदर अंदर मिनट्स मिलेंगे। वो टाइम पीरियड कहाँ से स्टार्ट होना है? ओरिजिनल मीटिंग या कंक्लूडेड मीटिंग? कंक्लूडेड। और कंक्लूडेड मीटिंग कौन सी है डेट की? 6 मार्च। इसका मतलब 6 मार्च को मीटिंग कंक्लूड हुई तो लगभग ये 6 7 13 और उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है। और अगर 13 को एलिजिबल हो गया तभी अप्लाई किया उसने
तो 7 दिन के 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-20 के लगभग। कौन सी डेट है इसमें? 19 मार्च। 19 मार्च। देखें उसने जो डेट्स दिया मुझे देख के बताइए, इसमें अगर एक आधा दिन आगे पीछे हो जाए तो मसला तो नहीं ना होगा, इसलिए उसने मार्जिन रखा होता है। आप परेशान हो जाए सर इस दिन को काउंट करना है कि नहीं करना। वैसे कुछ समझना है तो क्या करना होता है, जो वकूए वाला दिन है वो काउंट करना। बाय हालांकि ये हमेशा ऐसा नहीं है, कुछ में लिखा हुआ उसने आफ्टर दिस डेट, लेकिन अगर तीर तुका चलाना ही है तो वो वाला चलाएं जो ज्यादातर केसेस में ठीक बैठता है। डन। तो डी ऑप्शन करेक्ट। आगे चलते हैं। Upon reviewing the available evidence, the registrar determined that Crow Private Limited had registered its name by furnishing inaccurate information. तो मैं अब तो मेरे ख्याल रजिस्ट्रार कुछ नहीं कर सकता, क्यों? रजिस्टर हो गया, बस खत्म बात। अभी भी रजिस्ट्रार कुछ कर सकता है। ओके। If the representation made by CPL inquiry confirmed the registrar's finding, then under the provisions of Company Act 2017 the correct action of the registrar would be to, correct action क्या होगा? Cancel the registration of CPL। नहीं, ये तो बहुत सख्त एक्शन लिया, ऐसे ना कर भाई, उसका नाम गलत है तो नाम ठीक कर देना। Direct CPL to change its name within 30 days of such direction। हाँ ये लग रहा है ठीक है। Direct CPL to change its name to a new name selected by the registrar within 30 days। नहीं, डायरेक्ट CPL to change name subject to the approval of the registrar within 30 days of, हाँ ये बात ठीक है। अच्छा इसमें अप्रूवल की बात नहीं की थी, हाँ मुझे याद आ गया। जब कभी अप्रूवल लेनी होती है, जब कभी नाम चेंज करना होता है, पहले रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेते हैं। और अप्रूवल कितने अरसे के लिए वैलिड रहती है? 60 डेज ना, 60 डेज ना कि 30 डेज? 60 डेज या 30 डेज? अप्रूवल कितने अरसे के लिए है? नाम ही जरूर करवाया 60 डेज। कुछ नहीं, पक्के नहीं है आप? अच्छा पक्के, चले ठीक है। तो इसमें 8 में करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? और करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? बी 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 डी डी। ओके डी, डेल्टा। 9. Muhammad Ali, Shaukat Ali and Ahmad Ali submitted memorandum and articles of association to the registrar for the formation of company. After registration, the status and registered office of first company will be stated as stated in memorandum of association या articles या statement of association या application of registration। मेमोरेंडम वही तो लीगल डॉक्यूमेंट होती है, उसी में तो लिखा होता है नाम भी स्टेटस भी। हाई कैप ने अगर इसमें एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को ठीक किया हो तो हम उसको कुछ कह नहीं सकते, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हम कहेंगे मेमोरेंडम के साथ चलेंगे हम। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कानूनी हैसियत होती है कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन की कानूनी हैसियत होती है? आर्टिकल्स नहीं, सबके नंबर नहीं काटूंगा। उन्होंने कहा हुआ है कि भाई ये जो सोल्यूशन बनाते हैं ना, उन्होंने भी इससे लाताल्लुकी का इजहार किया हुआ है आई कैप ने। नहीं आपको नहीं पता? वो कहते इसमें लगाना क्या, इसमें ए लगाना है, इसमें लगाना है। वो कहते हैं जी पेपर चेक करने वाला के लिए जो सोल्यूशन बनता है वो हमारा कुछ और होता है, ये स्टूडेंट्स के साथ जो हम सोल्यूशन शेयर करते हैं ये और होता है। तो जो हम सारी दुनिया के साथ सोल्यूशन शेयर करते हैं उनमें गलती हो सकती है, जो हम छुपा के रखते हैं ना वो परफेक्ट है, ये उनका कहना है, उनका कहना है। ठीक है, तो ठीक है, तो आप भी तसल्ली दे लें अपने आप को कि जिस सोल्यूशन के साथ वो आपकी चेकिंग करते होंगे पेपर की वो सही होगा। आगे चलते हैं। या ये भी कह सकते हैं आप कि आई कैप हमेशा सही होता है, ये तो हमारे टीचर हैं जो गलत होते हैं, भला आई कैप भी कभी गलत हो सकता है, ये भी सोच सकते हैं आप, कोई पाबंदी नहीं है। 10 पे आए। Banswallow Limited BSL obtains loan totaling ₹200 million, 150 million long-term loan from WBL. First charge on BSL's plant and machinery valued at approximately 260 million and 50 million medium-term loan from BBL. यानी BSL ने दो लोगों से लोन लिया, WBL से और BBL से। Whose duty is to register the first and second charge over BSL's plant and machinery? It is the duty of company यानी borrower and right of lender to get the charge registered। तो किसकी ड्यूटी हो गई? BSL की। तो BSL की ड्यूटी होगी। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई फिर? ए वाली नहीं, ए ऑप्शन करेक्ट। 11 नॉर्दर्न कार्डिनल लिमिटेड, नहीं ए वाली भी ठीक है, मैं वैसे ही
11. Northern Cardinal Limited, a public unlisted company, circulated a special resolution to all its 45 members for approval of loan to its associated company. ये रेजोल्यूशन तो एजीएम में पास होती है, तो गलत कर रहा है. ये तो रेजोल्यूशन तो एजीएम में पास होती है ना, रेजोल्यूशन तो सर्कुलेशन भी हो सकती है, तो वो तो सिर्फ लिस्टेड कंपनी कर सकती है. क्या अनलिस्टेड भी कर सकती है? क्या सिर्फ अनलिस्टेड ही कर सकती है? हाँ वही प्राइवेट और अनलिस्टेड, बिल्कुल वही. और अनलिस्टेड कौन सी? जिसके नंबर अप टू 50 हो. और वो किस पर्पस के लिए कर सकते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, सारी कंडीशन पूरी हो रही है. अनलिस्टेड है, मेंबर्स की तादाद 50 से कम है, स्पेशल बिजनेस है, तो बिल्कुल रेजोल्यूशन टू सर्कुलेशन करवाएं पास. क्या करें भाई? करवा दे. The resolution will be deemed to have been duly passed if and only if it is signed by, कौन साइन करे? At least 75%. अच्छा देखिए, साइन का लफ्ज इस्तेमाल किया है, अप्रूव्ड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया. अप्रूव्ड का लफ्ज इस्तेमाल करता ना, ठीक, तो फिर हम शायद 3/4 की तरफ जाते. साइन किसने करना होता है? यानी वोट का इस्तेमाल सबने करना है, ठीक है, साइन सबने करने हैं. भाई यही पढ़ा था ना, तो साइन करना चाहिए. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? ऑल द मेंबर्स फॉर द टाइम बीइंग एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ ए मीटिंग. सी ऑप्शन करेक्ट. डन जी. Under the provisions of Companies Act 2017, which of the following may not be considered a quorum for a meeting of the board of directors of a listed company with 7 directors? अच्छा मुझे याद आ गया, लिस्टेड कंपनी है ना, 10 with 25% वोटिंग पावर है ना, 25% वोटिंग, 10 के 2 था या 10 था कोरम? लिस्टेड है. अब ठहर जे, लिस्टेड है. ये किधर लिखा हुआ है? ये चौथा पारे लिस्टेड कंपनी है. हाँ लिस्टेड. बताइए कोरम क्या होगा? कितना होगा कोरम? फटाफट बताएं कितना होगा कोरम? 10 मेंबर्स विद 25% वोटिंग पावर है ना? कुछ नहीं पता. 10 मेंबर 25. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है. इसमें 10 + 25% होगा ना, 2 + 25% होगा. इसमें होगा तो 1/4 और 3 विच एवर इज हायर. इसमें ये क्या होगा जरा फिर से बताएं. ये तैयारी आपकी. भाईजान मैंने शुरू में बता दिया होगा आपको, मेरे पे नहीं रहना आपने अपनी तैयारी खुद करनी है. 1/4 और 3 नहीं है, 1/3 और 4 whichever is higher. कह रहा बताइए जरा. और क्या इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को काउंट करते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या आजकल के दौर में कोरोना के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जो मीटिंग में अटेंडेंस होती है उसे कंसीडर किया जाता है कि नहीं? बिल्कुल किया जाता है. पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर बाय, लेकिन ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौर पे नहीं. वीडियो कॉन्फ्रेंस शक्ल भी आनी चाहिए, पता चले कौन बैठा हुआ है, ठीक है. ऑडियो कॉल पे नहीं, वीडियो कॉल पे आएगा, फिर काउंट करना है. एंड 3 in person. ये तो अच्छा, इसका कोरम क्या होगा? वैसे 7 डायरेक्टर्स है, इसका कोरम होगा 4. तो पहले वाला कोरम नहीं है, तो यही कोरम नहीं है. बिल्कुल ठीक है, ये हमारा आंसर है. लेकिन बाकी भी देख लेते हैं क्यों नहीं है. क्यों है कोरम? पार्टिसिपेशन ऑफ 3 डायरेक्टर्स बाय ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड 4 in person. तो ये तो काउंट नहीं करने 3 डायरेक्टर बाय ऑडियो, लेकिन 4 in person करने. ये इन 4 की वजह से कोरम पूरा. सी पार्टिसिपेशन ऑफ 3 डायरेक्टर्स बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड 1 in person. हाँ 3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले काउंट हो गए और 1 in person काउंट होगा. बिल्कुल, ये भी 4 हो गए. पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड 2 in person टू फिल द कैजुअल वैकेंसी अराइजिंग ड्यू टू डेथ्स ऑफ 3 डायरेक्टर्स एंड 1 बीइंग क्रिटिकली इंजर्ड इन रोड एक्सीडेंट. बिल्कुल, ये वो एक्सेप्शन है कि रिमेनिंग जो है अगर वो इतने बचे हों तो कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए वो कोरम समझे जाएंगे और फिर उसके बाद रेगुलर कोरम अप्लाई होगा. तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई इसमें? ए ऑप्शन, विच इज नॉट करेक्ट. और यही तो वजह भाई, उससे अगर इनकरेक्ट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं?
ठीक है। 13 इन जनवरी 24 शॉवलर लिमिटेड acquired 85% stake in Pintail Limited (PL), whose financial year ends on 31st August, while SL's year end is 31st December. अच्छा, होल्डिंग का ईयर एंड 31 दिसंबर है, सब्सिडरी का 31 अगस्त है, और दोनों का टाइम 90 डेज से ज्यादा है। PL's financial year end of 31st is beneficial for it due to the nature of its business. अब कह रहे भैया मेरा फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं हो सकता क्योंकि बिजनेस के लिहाज से हमने कहा अच्छा नहीं चेंज हो सकता, ना से रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, क्योंकि अगर दोनों का टाइम पीरियड जो गैप है वो 90 डेज से ज्यादा हो तो फिर फाइनेंशियल ईयर चेंज करने की रिक्वायरमेंट भी फिर क्या रिक्वायरमेंट है, इंटरिम क्लोजिंग करनी है। किसने, होल्डिंग ने कि सब्सिडरी ने? किस पर्पस के लिए? शेयर होल्डर को भिजवाने के लिए, कंसोलिडेशन के लिए। कंसोलिडेशन, कौन सी होल्डिंग कंपनी है जिसने कंसोलिडेशन नहीं करनी? होल्डिंग कंपनी है जिसने कंसोलिडेशन नहीं करनी। वैसे इसका जवाब हम कंक्लूड कर लें, ये इसका क्या है, पीएल शैल मेक इंटरिम क्लोजिंग, पीएल करेगी या एसएल? पीएल ही करेगी, एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंसोलिडेशन पर्पस। पहली ऑप्शन ही करेक्ट है। सेकंड, पीएल आर्टी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर यूज, नहीं 31 अगस्त के लिए इंटरिम क्लोजिंग होगी, पीएल को इंटरिम क्लोजिंग। पीएल शैल हैव टू अप्लाई टू कमीशन टू एक्सटेंड इट्स ईयर एंड, नहीं एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? दो रीजन की वजह से। नंबर 1, टाइम पीरियड 90 डेज से ज्यादा है, और नंबर 2, उसके लिए बेनिफिशियल है वो ईयर एंड। जब ईयर एंड बेनिफिशियल हो तो फिर थोड़ी एक्सटेंशन करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? ए ऑप्शन करेक्ट हुई, शाबाश। अगर बेनिफिशियल वाली बात ना लिखे तो फिर भी हम यही कहते हैं भैया इंटरिम क्लोजिंग करवाओ, एक्सटेंशन ना लो। क्यों? 90 डेज की वजह से। डन जी? हाँ जी, तो भाईजान हाँ, आप कंसोलिड, वो कौन सी होल्डिंग कंपनी है जिसने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनानी? अप टू पीकेआर 1, पीकेआर का मुझे मजा है, शाबाश, ये रटाना चाहिए, शाबाश। अप टू पीकेआर 1 मिलियन, और उसकी सब्सिडरी की भी एज की कितनी होनी चाहिए? 1 मिलियन, ना 1 मिलियन नहीं, पीकेआर 1 मिलियन। भाई ने याद किया, बिल्कुल ठीक किया जी। 90 डेज का जो डिफरेंस है, कहां से कहां तक काउंट करना है? एक ईयर एंड से लेके दूसरे ईयर एंड, एक कंपनी के ईयर एंड से दूसरी कंपनी के ईयर एंड के दरमियान में टाइम देखना कितना है। कोई भी चाहे पब्लिक हो, सॉरी, कोई भी हो, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो आपने यही देखना है। ऐसे मुंहमी तौर पे वो सब्सिडी का किया जाता है कि सब्सिडी का होल्डिंग से कंपैरिजन किया जाता है। नेक्स्ट भाई, यहां 13 हो गया था, नेक्स्ट क्या है जी? 14। On 10 January 24, Hamid Associates decided to file a petition with the court to wind up Nightingale Limited. The petition was presented to the court on 12 January, concluded winding up order 29 February. The court appointed official liquidator 7 March. Filed the required. When is the winding up of NL deemed to have commenced? तो भाई जो वाइंडिंग अप ऑर्डर है 29 फरवरी वही होगा, ऐसा है क्या? पिटीशन फाइलिंग की डेट ही प्रोसीडिंग उसी दिन स्टार्ट हो जाती है, शाबाश, यस, 7 ये 12 जनवरी, बी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट, ग्रेटर रैकेट लिमिटेड जीआर इनकॉर्पोरेटेड ऑन 2 नवंबर विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 80 million इज एंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस फ्रॉम 1 फरवरी 24. Its financial year end is 30th June. GRL commenced its business from 12th February 24. अच्छा इनकॉर्पोरेशन हुई थी इसकी 2 नवंबर को, इंटाइटल्ड फॉर कमेंसमेंट है 1 फरवरी और एक्चुअली कमेंसमेंट है 12 फरवरी। तो हम स्टैट्यूटरी मीटिंग के लिए जो रूल बनाते हैं, GRL's board of directors in considering convening the statutory meeting should be held not later than, स्टैट्यूटरी मीटिंग का रूल बनाते हैं वो किस वाली
डेट से लेते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इजाजत मिल गई यानी जिस दिन रजिस्ट्रार ने इजाजत दे दी, या कि जिस दिन एक्चुअली बिजनेस कमेंस किया? इजाजत दे। इजाजत किस दिन दी है? हाँ जी, 1 फरवरी। तो रूल लगाएं, वो क्या था स्टैट्यूटरी मीटिंग का रूल? 16 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वंस इन ईच कैलेंडर ईयर, 120 days फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नहीं, क्या था फिर? 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 days फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। शाबाश, कैलकुलेट करिए। 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो बनेंगे नवंबर गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, या कम अगस्त, 1 अगस्त लिखे या 2 अगस्त उसने लिखा हुआ, चलें 2 कर लेते हैं, 1-2 दिन का फर्क नहीं पड़ता। अगर 9 मंथ के लिहाज से जाएं 2 अगस्त। अब 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कहाँ से शुरू करनी है? जहां पे रजिस्ट्रार ने अलाउ किया था कि आप एलिजिबल हो, या जब एक्चुअली किया हमने? 1 फरवरी। 1 फरवरी से 180 डेज काउंट करें जरा, वो क्या बनते हैं? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगभग जुलाई का एंड, यानी वो क्या बना? 30 जुलाई। वैसे काउंट कर लेना चाहिए एहतियातन, ठीक है जी। तो फरवरी के काउंट करें 29 प्लस मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, बाकी कितने रहे? 29, 29 रह गए। हाँ, 29 जुलाई। तो 29 जुलाई या 2 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर, कौन सा डेट? और अगर एजीएम से पहले करवा ली जाए तो फिर 29 जुलाई को भी ना करवाए। डन जी। ये था हमारे एमसीक्यू। असल में फायदा क्या हुआ, हमारे बहुत से कंसेप्ट रिवाइज हो गए, हमारा माइंड एग्जाम में यहां तक वार्म अप हो चुका होगा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप, ये आपका पहला फेज था, मतलब अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन। शाबाश, छोटे छोटे सवाल, ठीक है, छोटे छोटे सवाल। अब रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन देखते हैं, वो किधर किधर है जी? टू नहीं, बड़ा सवाल। 3, हाँ 3, 3, 4, 5, ओह 3, 4, 5 ये सारे इकट्ठे ही आ गए। और भी कोई है? 3, 4, 5 भी है, 8 भी है। हाँ, ये 3, 4, 5 और 8 है, चले। और 11 भी है, चले इनको निपटाते हैं। 3, 4, 5, 8, 11। 11 स्टेट द रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल। तरतीब से करना जरूरी तो नहीं है ना? State the requirements applicable to public limited company for the manner of payment of cash dividend as outlined under the provisions of the company's distribution of dividend regulation 2017. Manner of payment of cash dividend. इन काइंड की बात नहीं कर रहा, वो नहीं करनी, कैश डिविडेंड की बात करनी है, ठीक है जी। क्या बताया लिस्टेड के अनलिस्टेड? नहीं बताया हुआ तो फिर इसका मतलब लिस्टेड का भी जिक्र करेंगे, अनलिस्टेड का भी। लिस्टेड की कैसे पेमेंट हो सकती है? इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में सिर्फ। और अनलिस्टेड की डिविडेंड में ले लेगा। 3 में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, और वो 3 में से कौन सी ऑप्शन है? इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसफर है, और क्रॉस चेक है, और डिविडेंड वारंट। अच्छा, अब ये मुझे लग रहा है 1-2 पॉइंट और लिख सकते हैं पेमेंट के हवाले से, और भी कुछ लिख सकते हैं। पेइंग एजेंट को पॉइंट करना है रिगार्डिंग पेमेंट, ये भी रिगार्डिंग पेमेंट ही है ना। फॉर द मैनर ऑफ, अच्छा मैनर ऑफ पेमेंट, हाँ तरीकाकार, हाँ तो पेइंग एजेंट भी मैनर में ही आएगा, बिल्कुल पेइंग एजेंट भी लिख सकते हैं। पेइंग एजेंट भी इसमें लिख देना चाहिए, ठीक है। 3-4 नंबर के लिए मेरा हाल अब सफिशिएंट हो गया, 4 नंबर के लिए। डन। नेक्स्ट इसमें Under the provisions of Companies Act 2007, discuss the following in the context of half yearly and annual financial statements of a listed company. Annual बोला, half yearly बोला, बाकी की क्वार्टरली नहीं बोला।
The time frame for preparing these statements along with the requirements for their review and audit. पहले हाफ ईयरली स्टेटमेंट बताएं, टाइम फ्रेम क्या है? 60 days from the close of second quarter. और रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? लिमिटेड स्कोप रिव्यू करवाया जाएगा जिसके टर्म एंड कंडीशन डिसाइड करेगा आई कैप और अप्रूव करेगा कमीशन। और ऑडिट की ये सॉरी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 120 डेज। जरा मुझे देख के बताइए कि उसने बताया है कि फर्स्ट और सब्सिक्वेंट दोनों बताने चाहिए कि नहीं? तो हाफ ईयरली में तो इफ नहीं किया आपने, उसमें बनता ही नहीं है, उसमें होता है भाई। शाबाश शाबाश। हाफ ईयरली में बताइए, फिर सॉरी एनुअल में बताइए। फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 16 months from the date of और बस उसके बाद सब्सिक्वेंट, बस इसमें इतना ही था। ओके, सब्सिक्वेंट में बताए with 120 days from the close of financial year or and once in each calendar year। शाबाश। एक्सटेंशन की में मार्क्स कम है, एक्सटेंशन रहने दे। एक्सटेंशन वैसे लिखा जा सकता है लेकिन मार्क्स कम है क्योंकि उसने ऑडिट का ही पूछा है। क्या ऑडिट की रिक्वायरमेंट है ऑडिट की रिक्वायरमेंट? इसने ऑडिट करवाना है, बिल्कुल ठीक है। ये कंपनी का ऑडिटर ऑडिट करेगा और ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा, जो हम किसके साथ सबमिट करवाते हैं, सेंड करवाते हैं? हाँ जी, एजीएम के नोटिस के साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। नहीं, बाकी एक्सेप्शन लिखने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है मार्क्स कम में काफ़ी है इतना, क्योंकि 4 रिक्वायरमेंट है ना। टाइम फ्रेम हाफ ईयरली का, टाइम फ्रेम एनुअल का, और फिर रिव्यू की रिक्वायरमेंट एक एक नंबर भी हो तो उसका 4 नंबर पूरे। बारह लिखना चाहे लिख सकते हैं, स्पीड अच्छी है लिख दे एक्स्ट्रा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर अप्रूवल, ऑथेंटिकेशन, पब्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन। अप्रूवल की क्या रिक्वायरमेंट है? प्रूव कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑथेंटिकेट कौन करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑथेंटिकेट कौन करेगा? सीईओ करेगा, एक डायरेक्टर करेगा, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर या 1 डायरेक्टर, और लिस्टेड कंपनी का केस है तो अच्छा। हाफ ईयरली में तो ये रूल नहीं है ना, हाफ ईयरली में तो कुछ और रूल है। हाफ ईयरली में भी यही है, एनुअल में भी यही है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव अगर पाकिस्तान में नहीं है, घूमता फिरता रहता है ना, वो भी था इसमें, वो आएगा कि नहीं आएगा? श्योर। वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या परवीन तो नहीं थी? हाँ जी, वो नहीं था कि चीफ एग्जीक्यूटिव बाइट जा नहीं सकता। हाँ बात करेंगे स्टैट्यूटरी। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खुला छोड़ देंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के वजह से बांध देंगे। सीओ ना हो गया, कुर्बानी का बकरा हो गया। चले मर्जी आपकी। पब्लिकेशन, ट्रांसमिशन। पब्लिकेशन कहाँ पब्लिश किया जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाया जाएगा, 1 उर्दू 1 इंग्लिश। न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाया जाएगा या नहीं? ये मेरे भाई बताएं, परेशान बैठे हैं। नहीं परेशान आप? अच्छा अच्छा, परेशान है, लेकिन वो क्वार्टर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कह रहे हैं नहीं। ओके, तो अब न्यूज़पेपर में तो था तो सही, वो प्रॉस्पेक्ट। और क्या चीज न्यूज़पेपर में थी पब्लिश करनी? एक प्रॉस्पेक्टस है, बुक क्लोजर है, और नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। किस कंपनी के केस में? लिस्टेड कंपनी के केस में। शाबाश जी। 8 क्लियर जी? 8 में कोई प्रॉब्लम? नो। चलिए फिर इसमें ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्ट नहीं नहीं नहीं, उसने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की 4 चीजें पूछी है, अप्रूवल, ऑथेंटिकेशन, पब्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन रह गई है। हाँ, ट्रांसमिशन में बताया ना, ट्रांसमिट किस किस को किया जाएगा? बताएं, ट्रांसमिट किस किस को किया जाएगा? किसको? कमीशन को, और किसको? रजिस्ट्रार को, और किसको? स्टॉक एक्सचेंज को, और बस। हाँ, और ये मीटिंग के कितने दिन के बाद सेंड किया जाएगा इनको?
इमीडिएटली यानी मीटिंग वाले दिन किया जाएगा। इमीडिएटली से क्या मुराद है? हाँ शाबाश, नोटिस के साथ, नोटिस के साथ, नोटिस के साथ किया जाएगा ना सर पे, रिपीट कर देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना बैठे हैं एनुअल। अब मसला ये है कि ट्रांसमिट किस किस को करनी है। सेंड कर दिया मेंबर्स को, जितने भी इंटाइटल टू रिसीव नोटिस थे उनको हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोटिस के साथ ही सेंड करते हैं ना, सेंड कर दिया। अब किस किस को ट्रांसमिट करना है? बिफोर भी करना है और आफ्टर। एजीएम से पहले भी करना है, एजीएम के बाद में भी करना। एजीएम के बाद किसको करना? रजिस्ट्रार को। और पहले किसको करना? शाबाश, हाँ जी रजिस्ट्रार। और कितनी कॉपीज करनी है? एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी और 3 बाय पोस्ट। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भाई कुछ चाय शाय कोई कह दे, कोई बच्चे आए बैठे हैं, कोई सर जी चाय शाय मैसेज कर दिया, मैं मैसेज कर दूं? कोई बात मेरे भी हाथ पे आप कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। Under the provisions of Companies Act 2017, state the matter that are required to be included in business review section of directors report for a listed company. Business review section, हाँ वो ट्रांसफर टू रिजर्व था, वो था अफेयर्स, स्टेट ऑफ अफेयर्स, वो था डिविडेंड। ये वाली बातें नहीं आती बिजनेस रिव्यू सेक्शन में भैया। बिजनेस रिव्यू सेक्शन फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? आप ही भैया ना मुंह न छुपा मेरा भाई, बता क्या आता है बिजनेस रिव्यू सेक्शन में? फिर ये वाला भैया ने उससे क्यों पूछ रहे? मैंने फोन अ फ्रेंड की ऑप्शन दी है आपको? नहीं दी ना, तुझसे क्यों पूछ रहे? उसको बढ़ा जाता होगा, याद होगा उसको, याद है? देखा दिन रात पढ़ता है, वो जो पढ़ता है वो कंपनी लॉ नहीं है। हाँ जी, ये आपको पता ही नहीं है। तो बताए बिजनेस रिव्यू सेक्शन में। शाबाश शाबाश शाबाश। और कंपनीज बिजनेस ऑन एनवायरनमेंट इफेक्ट, ठीक है। और वो कोई इंटरनल कंट्रोल की बात होती थी, और बस ठीक है, ओके। 4. Under the provisions of the Companies Act 2017, identify the stakeholders who can file an application with the court for a company's winding up and the related conditions they must satisfy in order to be eligible. कह रहा स्टेक होल्डर्स बताया जो कि एप्लीकेशन, ये तो सारे का सारा छापा याद है कौन कौन? अच्छा 5 में से सिर्फ पार्टीज के नाम बता दे। ये मेरा भाई, ये एंड पे नहीं, आप नहीं, आपने 2-3 सवालों के जवाब बता दिए। हाँ जी, ये वाले भाई बता दे। हाँ जी आप बता दे। नहीं नहीं नहीं, ये वाले। हाँ जी आप बता ना मेरा भाई, कौन कौन सी पार्टीज वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल कर सकती हैं? कौन कौन सी पार्टीज? यार बच्चों के लिए कुछ ऐसा है 10-15 मिनट में 10 इसका गुर्दा बेच के ना सबको बिस्किट भी खिला दे। जी मेरे भाई बताएं क्या? कंपनी के क्रेडिटर आंख में तो नहीं लगी, ले आंख में गई है ना, सॉरी नहीं मुझे अंदाजा है, मुझे दाखिल से लेकर कमीशन। शाबाश। रजिस्ट्रार, क्रेडिटर, कंट्रीब्यूटरीज, मेंबर नहीं कंट्रीब्यूटरीज, और एक बंदा रह गया। कमीशन, रजिस्ट्रार, क्रेडिटर्स, कंट्रीब्यूटरी और कंपनी खुद भी। खुद भी, खुद का शमला खुद ही। ओके
उसके लिए कौन सी रेजोल्यूशन पास करनी होती है? हाँ जी, बाकी कंडीशन आपको पता ही है, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, पहुंच गए ना, पूछना जरा है। State the provisions contained in Companies Act 2017 regarding appointment of an official liquidated by the court for the binding up of a company। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये ICAP के सोल्यूशन में के 2 पॉइंट्स हैं जिसमें मुझे इख्तलाफ है, मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपके दिल को फिर जो सही लगे। यहाँ पे उसने कहा मुझे ऑफिशियल लिक्विडेटर, तो ये बात तो पक्की है, बताएंगे ऑफिशियल लिक्विडेटर से रिलेटेड, ऐसा ही है। फिर उसने साथ में ये भी पूछा, जरा गौर कीजिएगा, रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑफिशियल लिक्विडेटर, अपॉइंटमेंट के बारे में सारी बातें बता दे भाई, अपॉइंट करेगा, कोर्ट अपॉइंट करेगा और करेगा पैनल से, जिसको अपॉइंट करेगा वो मैक्सिमम 3 कंपनीज में अपॉइंट हो सकता है, अपॉइंटमेंट में उसका क्राइटेरिया होगा, ठीक है। और अगर क्राइटेरिया बोले 60% वो जो है पेड अप कैपिटल या उससे ज्यादा ड्यू है, तो पैनल के अलावा भी अपॉइंट होगा। अपॉइंटमेंट के बाद अपना कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इंडिपेंडेंस पिटीशन वो फाइल करेगा एप्लीकेशन, ठीक है। ये सारी बातें लिखेंगे, सिर्फ अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, इसके अलावा कोई और बात तो नहीं करेंगे। क्या रिमूवल की बात तो नहीं करेंगे, क्या कैजुअल वैकेंसी की बात तो नहीं करेंगे, क्या रेजिग्नेशन की बात तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कुछ चाहिए अपॉइंटमेंट। अगर कहता ना रिगार्डिंग द ऑफिशियल लिक्विडेटर, अपॉइंटमेंट स्पेसिफाई ना करता तो फिर जो मर्जी सारी चीजें लिख लेते, पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लेकिन यहां पे उसने क्या कहा है सिर्फ, तो अगर कैजुअल वैकेंसी की बात कर देंगे, अगर रिमूवल की बात कर देंगे, रेजिग्नेशन की बात कर देंगे, तो वो मेरे ख्याल में इररिलेवेंट हो जाएगा, नहीं आना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? आपका भी यही ख्याल है? तो ठीक है, फिर ICAP में जो लिखा है हमें उससे क्या चीज? प्रोविजनल मैनेजर, क्या उसने प्रोविजनल मैनेजर पूछा है? तो नहीं लिखेंगे। क्या ऑफिशियल लिक्विडेटर लिखेंगे? हाँ लिखेंगे, शाबाश, वो लिखेंगे। पूछा 15 मिनट जो उन्होंने फटाफट ला फटाफट कर दे, 10 मिनट में क्या बनाया, 10 मिनट। अब बच्चे चाय नहीं पियेंगे, मैं चाय पिए, अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, आजकल बड़े ऐसे ही आ रहे हैं, पुराने जमाने के थे जो कुर्बानियां देते। जी चले 3 4 5 भैया हो गया। अब क्या रह गया? अब क्या, अब तीसरा फेज आ गया हमारा। पहला MCQs वाला था, दूसरा रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन वाला आ गया, अब केस स्टडी वाला। अब केस स्टडी में भी आपने तरतीब लगानी है। क्या तरतीब लगानी है भला? जो छोटी केस स्टडी, इजी कैसे पता चलेगा पढ़े बगैर नहीं, जो छोटी केस स्टडी हो वो पहले करनी है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, कोशिश करनी है कि जिस केस स्टडी को आपने अब स्टार्ट कर लिया ना, उसको जितना भी लिखना है ना, चाहे आधा लिखना, चाहे 60-70, उसको सारा लिख के ना, जितना भी आपने, फिर आगे चलें। क्योंकि वापस आके दोबारा उस केस स्टडी के फैक्ट्स को आपको रिकॉल करना मुश्किल होगा। उस वक्त ताज़ा ताज़ा केस पड़ा हुआ है, सारे फैक्ट्स मौजूद है सामने, उसी वक्त थोड़ा बहुत सोच के ना 2-4 मिनट एक्स्ट्रा इसको निपटाएं। केस को एक दफा पकड़ लिया, क्या बता रहा हूं, केस को एक दफा पकड़ लिया ना, उसको फिर सारा जितना भी निपटाना है आपने वो निपटा के आगे जाएं। अगर आप कहेंगे ना अभी एक दादा पॉइंट मेरा रह गया, मैं दोबारा आगे कर लूं, फिर वापस आके कर लूंगा, तो फिर वापस आके आपके ज़हन में ना 4-5 केस स्टडी के फैक्ट्स मिक्स हो चुके होंगे। आपको फिर दोबारा केस पढ़ना पड़ेगा उसके फैक्ट्स को रिकॉल करने के लिए, ज्यादा उस वक्त ज्यादा टाइम लगेगा। तो कोशिश करनी है कि जिस केस स्टडी को आपने पकड़ा है अब उसको निपटा के ही आगे जाना है। डन जी, ये बात समझ रहे हैं? आइए अब केस स्टडी जरा मुझे बताइए, आप सारे, मैं नहीं देख रहा, आप सारे पेपर को देख के मुझे बताइए केस स्टडी में अब सबसे छोटी केस स्टडी कौन सी है? 9 वाले ज्यादा हैं जी, 9 वाले कर ले, फिर बाद में 6 भी देख लेंगे। Eagle Limited is finalizing negotiation for a $2 million। $2 million आ गया ना, मेरे ज़हन में पता क्या आ गया? चार्ज आ गया। और चार्ज भी कौन सा वाला भला? वो पाकिस्तान से बाहर वाला। अब इसमें भी थोड़ा सा इख्तलाफ है हमारा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा देखो नंबर का इख्तलाफ है। Eagle Limited is finalizing negotiation for $2 million long-term loan with Oilbird International Bank Incorporation, a foreign lender। अमेरिका में होगा मुझे लगता है।
OIB requires security in the form of charge on EL's immovable properties in Pakistan by 12th March 2024. हाँ ठीक है, वो सिक्योरिटी के बगैर थोड़ी लोन देंगे, दुनिया का कोई बैंकर नहीं देता. While advised to register the charge, EL believes this is not necessary as OIB is a foreign bank. चार्ज को रजिस्टर करवाना, EL ने कहा भैया कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है. Under the provisions of Companies Act 2017 advise EL's management on the following. EL की मैनेजमेंट को बताइए इस चीज के बारे में क्या, whether, with whom and within what time frame does EL need to register the charge. कब, किसको और किस टाइम फ्रेम में चार्ज कब रजिस्टर करवाना है, नहीं पहले वेदर है, फिर विद है, whom है, क्या चार्ज करवाना रिक्वायर्ड है, फॉरेन कंट्री से लोन लिया, कंपनी पाकिस्तान की है, चार्ज करवाना रिक्वायर्ड है, बिल्कुल रिक्वायर्ड है. फिर इसके बाद बताइए नेक्स्ट, विद whom किसके साथ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ, रजिस्ट्रार के साथ. विद इन व्हाट टाइम फ्रेम, विद इन 30. अच्छा आई का हमने ये लिखा, पता नहीं क्यों, शायद मैं फिर गलत समझ रहा हूं, मेरे ज़हन में कुछ और आ रहा है जी. हाँ जी, जो फॉरेन कंट्रीज में आने से टाइम लगता है 30 विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट जब डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में नॉर्मली पहुंच जाएंगे, तब से 30 डेज है कि ओरिजिनल लोन एग्रीमेंट से 30 डेज. हाँ, जब नॉर्मली रिसीव्ड इन पाकिस्तान होता है तब से, तो ये बात आनी चाहिए थी. हाँ तो चार्ज क्रिएट कहाँ हुआ, जो डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पे चार्ज क्रिएट हुआ, यानी वो डॉक्यूमेंट क्या होता है, लोन एग्रीमेंट, वो किधर मौजूद है, वो यूएसए में मौजूद है, ऐसा ही है. तो वहां से पाकिस्तान भाई चार्ज रजिस्टर करवाने के लिए लोन एग्रीमेंट चाहिए कि नहीं, उसे क्या बोलता था, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज. Assuming EL was required to register the charge but failed to do so, state the consequences of such failure. क्या consequences होंगे, चार्ज वाइड अगेंस्ट लिक्विडेटर, अगेंस्ट क्रेडिटर, स्टेटस क्या होगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का, लेकिन स्टिल लायबल टू पे, यही चीजें थी ना. See, assume EL registered the charge. However, 3 months after charge, the repayment period of loan is extended by OIB at EL's request. What will EL need to do in this scenario? क्या करेगा, मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, कॉपी, वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी कॉपी जो कि बेसिकली मॉडिफिकेशन को प्रूव कर रहे होंगे, किसको सबमिट करवाएंगे, और प्रोसीजर सारा वही होगा. डन जी. सी में जी प्रोसीजर मेरा 2 नंबर है, प्रोसीजर बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बता दीजिए कि इसको मॉडिफाई करवाना है, चार्ज उसके लिए सबमिशन करवानी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की. डन जी, 9 क्लियर हो गया. इसके बाद बताइए, इसके बाद अब कौन से वाला बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन में से सबसे छोटा क्वेश्चन कौन सा है, 2 वाला. 6 का बोल रहे थे भाई, चले 6 वाला कर लेते हैं. अच्छा ये तो किया नहीं हुआ, केस स्टडी ये किया हुआ याद है ना आपको, तो क्या थोड़ा तो कोई बात, थोड़ा ही बता दें, थोड़ा ही बता दें. ये भाई बताएंगे, बताइए ये इसमें क्या कहानी थी. कह रहा है अंडर द प्रीवियस कंपनी दैट ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर एफसीएल इज जस्टिफाइड इन होल्डिंग इट्स इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ अदर इंडिविजुअल्स एंड आल्सो स्टेट पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलिंग टू कंप्लाई विद द रिलेटेड. अच्छा ये मैंने आपको बताया था ना, ये वाली रिक्वायरमेंट आउट ऑफ सिलेबस है हमारे, ये वाली रिक्वायरमेंट. कौन सी रिक्वायरमेंट, पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस वाली. आपने सिर्फ ये बताना है कि क्या एफसीएल जस्टिफाइड है अपनी इन्वेस्टमेंट दूसरों के नाम पे रखने में. क्या मेरा तो ख्याल है कंपनी कभी इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे के नाम पे रख ही नहीं सकती, कंपनी के ओके. लतीफ सईद
A shareholder in Falcon Cars Limited recently obtained a certified copy of the company's investment register. This document revealed that FCL has invested in shares of various companies. However, he observed that the shares of some companies are held in the names of other individuals. Detail of his observation are as follows. Investee company, Albatros Motorbike, unlisted company, 100% शेयर. मुनीर नूर NFCL एम्प्लॉय, अच्छा 100% शेयर है. होली ऑन सब्सिडी, तो उसका तो मेंबर एक ही होगा, हालांकि होने 3 चाहिए क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है पब्लिक. क्या करें? उसने मुनीर नूर को एक शेयर ट्रांसफर किया और सलमान तनवीर को एक शेयर ट्रांसफर किया. नॉमिनेटेड एज ए मेंबर, नॉमिनेटेड एज अनदर मेंबर. तो सही किया क्या? कर सकता है, बिल्कुल सही किया उसने. और खास तौर पर मुझे पता है उसकी सबसे अच्छी बात क्या लगी है, एक एक शेयर किया है. हाँ. रेवन कार्स लिमिटेड RCL लिस्टेड कंपनी है, उसके 15% शेयर्स हैं. अब एज पर पेज FCL डायरेक्ट नॉमिनेटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ RCL होल्ड्स 10% शेयर्स. नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट किया है. क्वालिफिकेशन शेयर की हद तक ट्रांसफर किए जा सकते हैं. इसमें इफ करना पड़ेगा. अगर तो इफ क्वालिफिकेशन शेयर 10% है तो फिर तो ठीक है, और अगर क्वालिफिकेशन शेयर 10% से कम है तो फिर ये गलत है. अगर एक्सेस शेयर ट्रांसफर किए गए हैं फिर ये गलत होगा. डन जी. तो दो हमारे पहले केस में हमने कहा जी इजाजत है, दूसरे केस में हमने इफ करके कहा अगर क्वालिफिकेशन शेयर की हद तक है तो इजाजत है, क्वालिफिकेशन शेयर से ज्यादा है तो इजाजत नहीं है. नेक्स्ट, फूड ट्रैक्टर्स लिमिटेड, एन अनलिस्टेड कंपनी विद 5 मेंबर्स. तो इसके तो मेंबर पूरे हैं ना. कासिम राहिल एन FCL डायरेक्टर नॉमिनेटेड एज ए मेंबर ऑफ CTL होल्ड्स 1 शेयर. ये गलत किया. क्यों गलत किया भाई? इसको मेंबर नॉमिनेट करने की जरूरत ही नहीं थी. क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि उसके मिनिमम नंबर मेंबर पूरे हो रहे हैं. तो बताइए क्वेश्चन 6 कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसका कॉन्सिक्वेंसेस वाला हिस्सा हमारे सिलेबस से मैंने आपको बताया है, निकल गया नहीं था ही नहीं, उस वक्त भी नहीं था जब ये क्वेश्चन आया. पता नहीं कैसे चले. हाँ आसान हो गया. ठीक है ठीक है ठीक है. ओके 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 ओके. इग्नोर मारे इसको. इसके बाद 7 ये पहले भी क्या, तो ये तो किया तो पहले 6 भी था, वो दोबारा करवा दिया ना आपने. 7 under the provisions of Companies Act advise as board of directors on each of the questions raised by director. डायरेक्टर ने सवाल उठाए हैं, आपने इन सवालों के जवाब देने हैं. दे पाएंगे क्या? Penguin Limited PL has Class A and Class B ordinary share with 80 million shares of ₹10 each and 50 million share of ₹20 each. जरा टोटल वोटिंग पावर कैलकुलेट करें इसकी कितनी है. ज़बानी करें, कैलकुलेटर निकालना शुरू कर देते हैं. क्या ज़बानी? 15 मिलियन शेयर्स है 20 के, तो 15 मिलियन जो क्लास बी के शेयर्स है वो 20 का है, ए जो है 10 का है. ए का 1 वोट होगा क्योंकि 10 रुपए, तो बी के कितने होंगे? 2. 10 गुना 20, तो टोटल होंगे 80 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 2, 15 गुना 3, 110 मिलियन वोट है. ये करें कैलकुलेट. 110 आता है. तो टोटल पेड अप कैपिटल कितना हुआ? 100. हाँ जी. तो बताइए जरा 120 मिलियन आता है टोटल पेड अप कैपिटल? आ गया 120 मिलियन? आ गया 120 मिलियन? आ गया 110 कैसे आया? 18 to 1 plus 15. हाँ 15 to 2. शाबाश. आगे चलते हैं. नेक्स्ट, PL issued a notice to its members and publish it in various newspapers announcing an extraordinary general meeting scheduled for 7th March 24. उसने एक नोटिस इशू किया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग 7 मार्च को.
Meeting considered a proposal to revise the terms of long-term advance given to Kiwi Limited, which includes extending the grace period for installments by an additional 6 months and reducing the interest rate by 2%. तो भाई लोन देना है तो क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? लोन तो डायरेक्टर्स के पास भी पावर होती है टू मेक लोन, तो एक्सटेंशन की भी पावर डायरेक्टर के पास होती है. This proposal was put forward by Faiz Ahmed, a director at PL, who also served as a non-executive director at KL. अच्छा, अब मुझे कहानी समझ आई है. मेरा भाई मेरे को ये बताएगा, भाई सर पकड़ के ना बैठ मेरा भाई, कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है. मेरा भाई मेरे को ये बता, ये आखिरी लाइन पढ़ के तो सारा केस ही बदल गया. क्यों? उससे पहले तो ये रेगुलर लोन था, अभी आखिरी लाइन की वजह से क्या हो गया? कॉमन डायरेक्टर, एसोसिएटेड कंपनी, ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी बन गया केस. तो उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग स्पेशल बिजनेस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए बुला रहे हैं. अच्छा कर रहे हैं. अब मुझे समझ आया कि डायरेक्टर से क्यों नहीं प्रूव करवाया इसको, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्यों बुलवाई है. मुझे समझ आया क्यों बुला, क्योंकि ये एसोसिएटेड कंपनी को लोन का केस है. During EOGM following initial show of hands, a member attending remotely demanded a poll on the resolution. Show of hand हो गया, उसके बाद मेंबर ने कहा नहीं मेरे को पोलिंग के जरिए से रेजोल्यूशन पास करवानी. Chairman then ordered that the poll be conducted via secret ballot the next week. Chairman ने कहा अच्छा नेक्स्ट वीक वाली बात आप समझते हैं, सही किया उसने, सेम डे ही करना चाहिए था उसको, विदिन 14 डेज, तो विदिन टाइम पीरियड सही किया उसने. Subsequently, a director raised the following questions regarding chairman's decision and the polling process. Director ने ये कुछ क्वेश्चन, पहला, is the chairman justified in ordering the poll through secret ballot? And when will the results of the poll be implemented? क्या ये वैलिड है, जस्टिफाइड है पोलर? यस, नहीं, इफ कर, हाँ जस्ट इफ करना है. इफ क्यों करना है? वोटिंग पावर तो बताई नहीं उस मेंबर की जिसे डिमांड किया था. अगर जिस मेंबर ने डिमांड किया उसके पास वोटिंग पावर कितनी है? 10%. तो फिर ये डिमांड वैलिड है और इसका डिसीजन वैलिड है. और अगर वोटिंग पावर से कम है तो फिर वैलिड नहीं. और फिर इसके बाद व्हेन विल द रिजल्ट ऑफ द पोल बी इंप्लीमेंटेड? किस डेट से? पोल एक्चुअल डेट से. पोल के रिजल्ट कब वैलिड होते हैं? भूल गए? एडजॉर्न, हाँ जिस दिन डिमांड किया जाता है उस दिन. एडजॉर्न मीटिंग का केस होता है जिसमें एडजॉर्न मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास होती है ना, उसका इफेक्टिव डेट एडजॉर्न मीटिंग होती है, अर्लियर नहीं. लेकिन पोलिंग जो है इसका रिजल्ट कब अज्यूम किया जाता है? जिसने डिमांड, लिखा हुआ ना, ये बिल्कुल लिखा हुआ है. सोल्यूशन में उसने कुछ और लिखा हुआ तो उसकी मर्जी. ठीक है, बाज़ औक़ात सर में एक्सप्लेनेशन उसकी कुछ इस तरीके से होती है कि आपको लग रहा होता है कि उसने कोई बात कोई और की है, हालांकि घुमा फिरा के वो उसी तरह की बात कर रहा होता है. सोल्यूशन की वर्डिंग, जो आई कैप का सोल्यूशन है उसकी वर्डिंग की बात कर. व्हाट इज द टोटल वोटिंग पावर फॉर ईच क्लास? ये हमने कैलकुलेट कर लिया. What is the minimum number of votes required to pass the proposed resolution, assuming that only Class A shareholders have attended the poll? कितने नंबर ऑफ वोट्स आने चाहिए? अगर सिर्फ क्लास ए अटेंड करे तो कितने वोट्स होने चाहिए जी? 80 मिलियन का 75%, यानी 60 मिलियन. और अगर क्लास ए और क्लास बी दोनों के शेयर होल्डर प्रेजेंट हो, फिर हाँ फिर उसी का फिर वो 110 का 75%, 82.5 मिलियन वोट. What steps must be complied with in respect of the resolution if members vote in favor of the resolution during the poll? अगर पोल में मेंबर्स ने उसकी फेवर में वोट दिया तो फिर क्या किया जाएगा? फिर क्या रिक्वायरमेंट्स है मजीद? स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी. फिर अगर मेंबर्स ने फेवर में वोट दिया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी. अगर हाँ तो उन्होंने बोला है ना कि हो गई, पास हो गई. अब क्या करना है? हाँ विद इन 15 डेज.
रजिस्ट्रार, कॉपी जिसको अप्रूव करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी को किसने अप्रूव कर, क्या उसी ने अप्रूव करना है जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करना था, या किसी और ने? अच्छा ये पता चल गया, नहीं किसने, ये नहीं पता चल सकता आपको। स्पेशल रेजोल्यूशन की किसने अप्रूव करना है? डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी। शाबाश, सही बोल गया था वो, है पढ़ता है सर। किधर गया वो? उसे डर तो नहीं लग गया था बाकी गुर्दे ना भेज दे मेरा। तो कौन अप्रूव करेगा स्पेशल रेजोल्यूशन? कंपनी या उसका सेक्रेटरी? कंपनी डायरेक्टर कह रहे, नहीं कंपनी डायरेक्टर से पूरी बात सुन ले, वो कह रहे कंपनी डायरेक्टर करेगा। जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर। और फिर इसके बाद नहीं, वो बात ज्यादा ही हो जाएगी कुछ, कि सब्सिक्वेंटली जो भी मेमोरेंडम आर्टिकल की कॉपी इशू होगी उसके बाद इस स्पेशल रेजोल्यूशन को अटैच किया जाएगा, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। 2 नंबर के मेरा इतना, हाँ हमने बता दिया 15 डेज, हमने बता दिया रजिस्ट्रार, हमने बता दिया डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी, वो काफी 2 नंबर में और क्या क्या लेगा ये, ठीक है। 7 क्लियर जी। और क्वेश्चन बताए इसके बाद, रिमेनिंग क्वेश्चन में से छोटी केस स्टडी बस 2 ही रह गई है, 10 में रहते, ओके 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 2 कर लेते हैं अभी। अच्छा 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 अच्छा, ये तो वही है, वही अब बोले ये भी की थी क्या नहीं की थी? Under the provisions of Securities Act 2015, discuss whether each of the above companies is required to issue a prospectus for the issuance of shares. If yes, state the requirements that each issuing company needs to comply with. कह रहा है following 3 independent situations है. Board of Directors of Pigeon Limited, an unlisted company, entered into an agreement on 4th March 24 with Ducklings Private Limited and Dovlings Limited for the issuance of 12 million ordinary share with a face value of rupees 10 each at rupees 50 per share and 40 million ordinary share with a face value of 10 each at 55 per share respectively. Said share will be issued against cash consideration. बताइए ये प्राइवेट प्लेसमेंट है कि पब्लिक इशू है? प्राइवेट प्लेसमेंट, क्योंकि सिर्फ एक जनरल पब्लिक ऑफर नहीं कर रहे। अच्छा, रीजन अनलिस्टेड नहीं है, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी भी अगर शेयर इशू करना चाहे तो लिस्टेड में कन्वर्ट करवा के कर सकती है। वो इधर से प्रॉस्पेक्टस इशू करे, उधर से अपना स्टेटस चेंज करवाने के लिए अप्लाई कर। तो ये चूंकि प्राइवेट प्लेसमेंट है, अनलिस्टेड नहीं। रीजन क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट है तो इस केस में स्टेटमेंट न्यू प्रॉस्पेक्टस फाइल होगी, प्रॉस्पेक्टस फाइल नहीं होगा। Second, Board of Directors of Duck Limited, a listed company, in their meeting held on 5th March 24, principally approved to offer 1 ordinary share for every 4 ordinary share to existing members at rupees 20 per share. As of 5th March 24, DL has an issued and paid up share capital of 50 million ordinary share with a face value of 10 each. New share will be electronically credited to each member CDC account in May 24. ये क्या हुआ है? तो इसके लिए क्या करना है? प्रॉस्पेक्टस की जरूरत नहीं है, नहीं करेंगे, स्टेटमेंट न्यू प्रॉस्पेक्टस फाइल कर देंगे। थर्ड केस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सीगल लिमिटेड, एन अनलिस्टेड कंपनी, इन देयर मीटिंग held on 5th March 24 approved the issuance of 50 million ordinary share with a face value of rupees 10 at rupees 20 per share to raise capital. The public offering will commence on 12th June 24. The shares will be electronically credited into CDC account in August 24. पब्लिक ऑफरिंग होगी, क्लियरली बोल दिया उसने। हालांकि अनलिस्टेड कंपनी है, क्या अनलिस्टेड कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है? हाँ कर, लेकिन उसे अपने आप को लिस्ट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो हम उसके प्लान में ये भी ऐड करवा देंगे। आगे उसने क्या प्रोसीडिंग्स बताएं, क्योंकि भाई एक स्टेप ये भी ऐड कर देंगे, स्टॉक एक्सचेंज में जाके अप्लाई करो लिस्टिंग के लिए। और क्या करेंगे? अब इस केस में तो प्रोस्पेक्टस की जरूरत है। एग्रीड? स्टेप्स बताएं क्या होंगे? कमीशन से अप्रूवल लेंगे, शाबाश। और फिर उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज से क्लियरेंस, पब्लिश करेंगे विद इन
60 डेज, और इसके बाद पब्लिश करवाने के बाद, हाँ पब्लिश करना है उर्दू और इंग्लिश न्यूज़पेपर में डेली, और फिर इसके बाद पब्लिशिंग के बाद विद इन आफ्टर 7 डेज और विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रॉस्पेक्टस की कॉपीज अवेलेबल करेंगे स्पेसिफाइड प्लेसेस पे, और फिर इसके बाद पब्लिक सब्सक्रिप्शन क्लोज होगी, शेयर इशू किए जाएंगे। यही स्टेप होंगे लगभग, यही है, कोई एक आधा ऊपर नीचे हो गया हो तो। ये रजिस्ट्रार को भी बिल्कुल फाइल करें, रजिस्ट्रार को भी प्रॉस्पेक्टस का भी भिजवाते हैं हम, वो भिजवाते हैं, हाँ भिजवाते हैं, लेकिन कब अप्रूवल के नहीं भिजवाते हैं, ऑन आर बिफोर पब्लिकेशन भिजवाते हैं। हाँ जी करें। तो ये सारे हमने स्टेप बाय स्टेप बता दिए उसको कि प्रोसीजर क्या होंगे। कोई जी जी, ये 9 मार्क्स का सवाल है, 3 मार्क्स एलोकेट होंगे, हरगिज नहीं। पहले और दूसरे में तो मेरा हाल है मुश्किल 1.5 नंबर होगा, उसका 2 नंबर होंगे। ज्यादा मार्क्स तो इसके होंगे क्योंकि इसके साथ प्रोसीजर भी है सारा स्टेप, इनके साथ प्रोसीजर थोड़ी है। मेरा हाल में भी इसका एक हो, इसका एक हो, इसका भी एक हो, बताने का यस नो करने का, और बाकी 6 उस प्रोसीजर स्टेप्स हो, उसके स्टेप्स। हाँ जी प्रोसीजर सारे ही लिखना है। प्रोसीजर के 5 मार्क्स है। मार्किंग स्कीम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में देखें शेयर हो चुकी है, क्लास में आने से पहले मैंने बोल दिया था शेयर हो चुकी होगी, ऐसा ही है। वैसे इतनी एफिशिएंट मेरी टीम है नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है शायद कर दिया हूँ। अब हाँ माइंड मैप्स भी शेयर कर रहे हैं ग्रुप में, हाँ कर रहे हैं, ऐसा ऐसा लगे हुए हैं बेचारे। और टेस्ट भी, अगली बात आपने टेस्ट की करनी है, वो भी अगर किसी स्टूडेंट के रहते हैं, वैसे आपके रहते हैं तो ज्यादा टेस्ट आ जाए। हाँ रिवीजन प्लान भी आने से पहले दे दिया, अभी नहीं आया, थोड़ी देर में आ जाएगा रिवीजन प्लान। भैया पूछ रहे हैं बच्चे रिवीजन प्लान बन रहा है, हाँ कब तक इनको मिल जाएगा? जरा उनसे पूछे उन्हें कि 5-7 मिनट में क्लास खत्म होने वाली है, तो क्या क्लास खत्म होने मिल जाएगा? जरा पूछे, वरना फिर आपको पता है वो व्हाट्सएप ग्रुप में तो शेयर कर ही दिया जाएगा। मेरी तरफ से फाइनल है वो ना, उसमें देख रहे होते हैं कि कोई क्वेश्चन वगैरह मैच कर रहे होते हैं, कुछ रिव्यू कर रहे होते हैं, फिर भी चेक करवा लें, बाज़ का नंबरिंग आगे पीछे होती है। तो मेरी तरफ से फाइनल हो चुका है, वो भी इसका सेकंड रिव्यू जब हो जाएगा उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। माइंड में भी आहिस्ता आहिस्ता कितने चैप्टर के इशू के शेयर? 3 10 जी, कोई बात नहीं, वो कर देंगे, कर रहे हैं। नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद कौन सा रह गया? एक ही रह गया, एक ही क्वेश्चन रह गया, कौन सा? अच्छा ये भी किया हुआ है, ये तो भाई डायरेक्टर वाला है ना, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं जहां सारे किए हैं। तो under the provisions of Company Act 2017 advise on the following implications of the matters referred in first, second and third above on the board of respective companies। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में देखिए बोर्ड ऑफ रिस्पेक्टिव कंपनी में क्या इंपैक्ट आता है। suitability of each of the selected person referred in above to contest the upcoming election of respective companies as independent। अच्छा ये क्वेश्चन मुझे पसंद है, पता है क्यों पसंद है? उसने एक ही क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टर, रेगुलर डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स दोनों का कंसेप्ट टेस्ट कर लिया। Rail Holdings Private Limited has 3 subsidiary companies: Gannett Leaf Limited, GLL which is unlisted, the Bajrigar Sea Limited, BSL and Vulture Bird Limited, BBL, which are listed। ग्रुप कंप्लाइंस यानी एक अनलिस्टेड है और 2 लिस्टेड है, 3 subsidiary। Group compliance departments had brought attention to the following matters concerning ग्रुप डायरेक्टर्स। कह रहा कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो है उसने ये मैटर्स आपके सामने लेके आए। वसीम यासीन एन इलेक्टेड डायरेक्टर इन जीएलएल सर्वाइव्ड ए कार एक्सीडेंट ऑन 2 मार्च 24 बट इज मेंटली इनकैपेसिटेटेड ड्यू टू सीरियस हेड इंजरीज। जी बताइए। हाँ अगर तो वो आंसर डॉक्टरों से पूछ लें कि भाईजान इस वक्त इसका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर वो कहे नहीं कर रहा, हाँ प्रोबेबली नहीं कर रहा होगा, ठीक है, कि उसने सीरियस इंजरी की बात की है, तो उसका मतलब है कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई।
कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई तो बताइए क्या करना चाहिए। वैसे उसने कोर्स ऑफ एक्शन नहीं पूछा, सिर्फ इम्पैक्ट पूछा है, तो हम कहेंगे इसमें जो है वो, चूंकि अब वो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बन चुका है, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो चुकी। हाँ, इप्सो फैक्टो सीजेस टू, नहीं इप्सो फैक्टो वाला केस नहीं है, नॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशन का केस है। इप्सो फैक्टो में क्या था? अनसाउंड माइंड था, पक्की बात है, मुझे नहीं लग रहा। देखिए जरा, इप्सो फैक्टो में अनसाउंड माइंड था। आगे चलते हैं। Aziz Bahadur, a non-executive director in BSL, suffered a stroke in August 23 and has not attended any board meeting since then. Stroke हुआ उसे, हार्ट अटैक हुआ और कोई मीटिंग अटेंड नहीं की उसने। अगर तो लीव ऑफ एब्सेंस ऑब्टेन कर लिया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर लीव ऑफ एब्सेंस ऑब्टेन नहीं की तो जैसे ही 3 बोर्ड मीटिंग्स निकली, ये कैजुअल वैकेंसी है, इप्सो फैक्टो सीजेस टू होल्ड ऑफिस होगा। लीव ऑफ एब्सेंस की बात करनी है और 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग की बात करनी है। डन। नेक्स्ट थर्ड, फराज गनी, a director in VBL, was granted a loan of ₹2 million by the board for repayable within a period of 6 months. अब फराज गनी कौन है? VBL है। VBL कौन है? लिस्टेड है। ओह, पता क्या हुआ आपको? लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर को लोन दे दिया गया है। क्या लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर को लोन दिया जा सकता है? अप्रूवल हो किसकी? स्पेशल रेजोल्यूशन, मेंबर ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो फिर दिया जा सकता है। ऐसा ही है। आजा मेरा भाई, स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर से फिर दिया, ऐसा ही है। आजा फिर आजा, समझ ना लगने भाई, इनाम ले ले। हाँ जी, लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स को लोन दिया गया है, ठीक है, तो मेंबर की स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, अब फिर लोन दे देंगे पक्का। सर ये तो होल्डिंग बताए, बताओ बताओ बता। हाँ जी भाई, लिस्टेड ऑर्डिनरी भी कर सकते हैं, स्पेशल ऑर्डिनरी भी कर सकते हैं। शाब पकड़ जरा, पकड़ जरा, आजा आजा आजा, बताए मेरे भाई। रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, स्पेशल रेजोल्यूशन लिखा हुआ, स्पेशल रेजोल्यूशन है, क्या लिखा हुआ है? सिर्फ रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, लेकिन पड़ेगी तो फिर भी आपको। आजा आजा, कोई भी रेजोल्यूशन हो सकती है, फिर दोबारा पड़ेगी। आजा। एनी रेजोल्यूशन आपने लिखवाया था कि, अच्छा एक मिनट, आ जाइए ना मेरे कंसर्ट में। आपने लिखवाया था कि रेजोल्यूशन लिखा है। क्या नॉन कैश ट्रांजैक्शन देख रहा है? खुदा का खौफ कर, नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है, लोन टू डायरेक्टर हो रहा है। क्या कमीशन से अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड? वो क्यों नहीं बता? कितना पहले दिन से वाह भाई, पहले दिन से इनको क्या कह रहा हूं, इनकम्प्लीट आंसर इज इनकरेक्ट आंसर। नहीं समझ आ रही इनको बात? अब आ गई ना समझ? तो भाई अगर तो दोनों काम हो गए हैं, मेंबर्स की रेजोल्यूशन और, तो क्या फैसला किया? रेजोल्यूशन हमने कौन सी वाली चाहिए इसमें? एनी रेजोल्यूशन ना, स्पेशल रेजोल्यूशन तो नहीं, लोन टू डायरेक्टर के लिए, लेकिन कमीशन की अप्रूवल चाहिए। ये तो हो गया रेगुलर। फिर फॉलोइंग नेम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द डाटा बैंक ऑफ कमीशंस नोटिफाइड एंटिटीज एज पोटेंशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर द अपकमिंग मई 24 इलेक्शन। पहला, हसीब इजाज ऑन द बोर्ड ऑफ VBL. He served as the chief executive of BSL from 2018 to 2021. अभी आज क्या तारीख है? आज मई 24 है। 2018 से 2021 तक चीफ एग्जीक्यूटिव रहा है। 2021 में महीना नहीं बताया उसने कौन सा, 24 में पॉइंट करना, 21 तक रहा है। मुझे बताइए, क्या एक ऐसा पर्सन जो के BSL, यानी BSL कौन है? VBL की एसोसिएटेड कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हो, क्या वो पॉइंट हो सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? 3 साल तक नहीं हो सकता। 3 साल गुजरे हैं कि नहीं गुजरे?
अगर 2021 जनवरी में रिजाइन कर दिया था तो मई से पहले, तो फिर तो ये गुजर गए 3 साल, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। और अगर 2021 में मई के बाद उसने रिजाइन किया है, फिर 3 साल नहीं गुजरे, फिर अपॉइंट नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट, क्या एसोसिएटेड कंपनी का कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है? एसोसिएटेड कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है? अगर करंटली चीफ एग्जीक्यूटिव है फिर नहीं हो सकता, पिछले 3 साल के अंदर फिर भी नहीं हो सकता, 3 साल गुजर गए हैं फिर हो सकता है। अब यहाँ पे उसने जो डेट बताई है वो कंफर्म नहीं बताई 3 साल गुजरे हैं कि नहीं गुजरे, तो हमने क्या कैसे बताना है? इफ करके बताना है। भी समझ रहे हैं? बहराम हसन ऑन द बोर्ड ऑफ वीबीएल, ही सर्व्ड एज द डायरेक्टर इन वीबीएल फ्रॉम 2013 टू 2022। तो जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए डायरेक्टर अपॉइंट हो जाए, वो 4th टर्म में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि वो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स तो डायरेक्टर्स की थी, अब 4th टर्म में तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा, तो हो सकता है? नहीं हो सकता? शाबाश, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 3 कंसेक्यूटिव टर्म। अच्छा, अगला सवाल, कब हो सकता है? अगर इन दोनों में से एक साल का रेस्ट ले ले। हाँ, अगर वो एक टर्म का रेस्ट ले ले यार, शाबाश शाबाश, इंशाल्लाह पास, इंशाल्लाह पास। बाकी भी इंशाल्लाह पास, जो सारे आए हैं, जो देख रहे हैं वो भी इंशाल्लाह पास, अगर मेहनत करेंगे तो। ये ऐसे ना करें यार, ऐसे इफ करते होते हैं हम सब, ऐसे ना इफ करते होते हैं ना, अभी इसमें भी इफ है, अगर मेहनत करेंगे तो। नेक्स्ट, थर्ड, दानियाल। तो सेकंड में हमने क्या बोला कि भैया ब्रेक देनी पड़ेगी इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए, एक टर्म की, एक टर्म की या एक साल की? टर्म। दानियाल एहतशाम ऑन द बोर्ड ऑफ बीएसएल, ही served as a director in BSL nominated by creditor from January 23 to February 24। तो नॉमिनी डायरेक्टर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब करंट नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है, होना चाहिए, पहले था तो अब छोड़ चुका है, क्योंकि उसने बोल दिया कि कब तक था, फरवरी, इसका मतलब छोड़ चुका है, तो अब उसकी अपॉइंटमेंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकती है। डन जी, ये था हमारा एक ही सिटिंग में एक पेपर। अब 1-2 दिन के बाद आपका नेक्स्ट दोबारा आपको तकलीफ दी जाएगी, तो आप दोबारा आ जाइएगा इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे हम मार्टम 24 का। मीनवाइल कोशिश करें रिवीजन प्लान आज आपके साथ शेयर हो जाएगा थोड़ी देर, अभी फाइनल कर रहे होंगे, थोड़ी देर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं। मॉक की डेट कॉलेज डिसाइड करके आपके साथ कम्युनिकेट करेगा उनको। आपने कोशिश करनी है उससे पहले, मॉक से पहले फुल पेपर रिवीजन कर लें खुद से, और फुल पेपर जो है वो अटेम्प्ट करें। ठीक है जी, कोशिश करना है इस आदत को जितना भी हो सके। ठीक है, एक सिटिंग में मल्टीपल टॉपिक्स की टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है आपको एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ ले। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।